हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैद्युत फ्लक्स व गॉस का नियम, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ये इस चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। आज जो हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, आप सभी परिचित हो गए होंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वैद्युत बल रेखाएं। तो हम इस वैद्युत बल रेखाएं में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम ये जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं। हम ये जानेंगे सबसे पहले कि वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं, अर्थात इनकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या है, क्या इनकी क्वालिटी है, विशेषताएं क्या क्या इनकी हैं। तो सेकंड बात जो हम जानेंगे वो जानेंगे इनकी विशेषताएं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है इन वैद्युत बल रेखाओं की। तो ये जानेंगे कि आवश्यकता क्या है इन वैद्युत बल रेखाओं की। और अंत में हम देखेंगे इस टॉपिक से आए हुए कुछ प्रश्न, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या हैं, और इसकी वैद्युत बल रेखाओं की हमें आवश्यकता क्यों है, क्या क्या आवश्यकता होती है इसकी, और फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, या ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा या बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं ये? काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं ये वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो हमें दिखाई देगी, या जो कोई चीज़ फिजिकल रूप से, जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये क्या है, एक भौतिक वस्तु है, ये हमें दिखाई दे रहा है, हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसका द्रव्यमान नाप सकते हैं। तो ये तो एक वास्तविक वस्तु हो गई, ये तो एक वास्तविक चीज़ है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये कोई चीज़, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि ये मौजूद होंगी। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है ये? इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। अब कहाँ है ये काल्पनिक रेखाएं, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जब वीडियो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था। तो मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई चार्ज रखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, तो जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई चार्ज रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेशित कण जब हम रखते हैं, आवेशित कण रखने पर क्या होता है बताइए? आवेशित कण रखने पर क्या होता है? बल लगता है। ठीक है, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, तो उस पार्टिकल पे क्या होता है? उस पार्टिकल पे बल लगता है, आवेश पर बल लगता है। अब बल लगने के बाद दो स्थितियां संभव हैं। क्या है? दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति क्या संभव है कि हो सकता है कि यह जो आवेश है, यह जो आवेशित कण था, यह आवेशित कण एक स्वतंत्र ना हो, चलने के लिए स्वतंत्र ना हो, स्वतंत्र नहीं है। तो अगर ये आवेशित कण, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जकड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है? ये जकड़ा हुआ है, फ्री नहीं है, चल नहीं सकता है ये। तो क्या होगा? बल लगता रहेगा, लेकिन बल लगने के बावजूद भी ये कण चल नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यह कण, यह आवेशित कण चलने के लिए स्वतंत्र है, चलने के लिए स्वतंत्र है,
मान लीजिए कि ये जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण चलने के लिए क्या है, चलने के लिए स्वतंत्र है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आवेशित कण क्या है, चलने के लिए स्वतंत्र है। अब चूंकि इस पर बल लगने लगा है, क्या लगने लगा, इस पर, इस आवेशित कण पर बल लगने लगा, तो बल लगने लगा है, तो बल के कारण क्या होगा, एक कण चलेगा, क्या होगा, चलेगा। और जब चलेगा तो कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा, उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ठीक है, जब चलेगा तो चलने पे क्या होगा, चलने पर इसका कोई ना कोई मार्ग या रास्ता तो होगा, किसी न किसी रास्ते पर तो चलेगा ये। तो जब इस पर बल लगा, स्टार्ट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने रखा। जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर बल लगा तो दो स्थितियां संभव हुई, या तो ये स्वतंत्र नहीं है, अगर स्वतंत्र नहीं है तो नहीं चलेगा, तो अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये कण चलने के लिए स्वतंत्र था तो क्या होगा, चलेगा, कोई जब चलेगा तो किसी न किसी रास्ते पे तो चलेगा। तो मान लीजिए ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, किस तरीके से चला, ये इस तरीके से चलता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो ये जो रास्ता, ये जो मार्ग, जिस मार्ग पे ये चला है ना, जिस मार्ग पे ये चल रहा है, उस मार्ग को लेते हुए हमने एक रेखा खींच दी। जैसे मान लीजिए इस मार्ग पे चला तो हमने यहाँ एक रेखा खींच दी, तो वो जो काल्पनिक रेखा हमने खींची है वही रेखा है वैद्युत बल रेखा। काल्पनिक क्यों कह रहे हैं भाई, ये खुद थोड़ी ना कोई पेन लेके बैठा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसके पास कोई पेन थोड़ी ना कि चलता जाएगा, लाइन खींचता जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो चलता जा रहा है। रेखा कौन खींच रहा है, हम खींच रहे हैं। रेखा कौन मान रहा, हम मान रहे हैं। तो वो जो रेखा है वो कोई है थोड़ी, वो तो हमने मानी ना कि इसके जो मार्ग है, जिस मार्ग पे चला है उस मार्ग को प्रदर्शित करने वाली एक रेखा है। तो वो जो मार्ग को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है वही है वैद्युत बल रेखा। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखता हूँ, फिर उस डेफिनेशन से हम कोरिलेट करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई, भाई सब चीज़ कहाँ हो रही है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर हो रही ना, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो कि किसी स्वतंत्र एकांक धनावेश, स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है, मार्ग को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को आप इससे कोरिलेट कीजिए। ये सब चीज़ कहाँ हुई, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई, हमने तो खींची है, खींची गई वह काल्पनिक रेखा। काल्पनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई थी थोड़ी ना, ये तो हमने मान ली है, जो कि किसी स्वतंत्र, अगर कण स्वतंत्र ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे, तो कण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र एकांक धनावेश पॉजिटिव चार्ज के मार्ग को प्रदर्शित करती है, यानी जिस जिस रास्ते पे ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा, जिस जिस रास्ते का अनुसरण करते हुए जाएगा, उस रास्ते को प्रदर्शित करने वाली जो रेखा है, मान लीजिए ये दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब ये इस तरीके से जाता है, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को लेते हुए जो हम रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा, वही रेखा क्या है, वही रेखा है वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन आप समझ गए क्या है, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो कि स्वतंत्र धनावेश, स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन, या वैद्युत बल रेखा क्या होती है, ये थी इसकी परिभाषा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये सब मैंने समझाने के लिए बताया, डेफिनेशन ये है इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्वालिटी क्या क्या है वैद्युत बल रेखाओं की। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विशेषता, कि वैद्युत बल रेखा की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली विशेषता। तो पहली विशेषता आप जान ही गए होंगे कि ये जो रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं, वास्तविक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं ये, काल्पनिक रेखाएं
होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा व उसकी तीव्रता, उसकी तीव्रता को व्यक्त करती हैं। अब ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैद्युत बल रेखा के बारे में, कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो दो चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली जो मेन पॉइंट, पहली जो मेन चीज़ है वो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित करती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, मतलब बात नंबर 1। और दूसरी ये प्रदर्शित करती है उसकी तीव्रता को, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो कम है या फिर ज़्यादा है। अब देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शित करती है। भाई हमने कह तो दिया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और उसकी तीव्रता, यानी कि उसका मान कम है या फिर ज़्यादा है, दो चीज़ों को प्रदर्शित करती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। तो अब देखिए दिशा कैसे प्रदर्शित करती है। मान लीजिए कि ये एक वैद्युत बल रेखा है, ये एक वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। और इस वैद्युत बल रेखा पर ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और हम ये बिंदु है ए। हम चाहते हैं कि इस बिंदु ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता चले, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो जानते ही हैं, स्पर्श यानी कि छू के गुजरने वाली रेखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि इस बिंदु को और इस वैद्युत बल रेखा को स्पर्श करते हुए जाए। तो हमने एक स्पर्श रेखा खींची। अभी जो स्पर्श रेखा की जो दिशा है ना, ये दिशा ही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। कहाँ? इस बिंदु पर। मान लीजिए एक बल रेखा ये है, ये एक बल रेखा है, ठीक है। अब हमसे कोई कहता है कि भाई यहाँ ये बिंदु है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा यानी कि ऐसी रेखा जो कि इसे स्पर्श करके जाए, बिंदु को भी और बल रेखा को भी। तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ये बिंदु को भी टच करके जा रही है और इस रेखा को भी टच करके जा रही है। टच कर रही है ना, देखे यहाँ ये बिंदु हो गया और यहीं रेखा होगी, तो दोनों को टच करके जा रही है। तो ये जो दिशा बनेगी यही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम इसके सहायता से, कि जिस बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा वहां हम खींचेंगे एक स्पर्श रेखा। मान लीजिए कि एक बल रेखा ये है, ये एक बल रेखा है और हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ दिशा बताओ, यहाँ यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है यही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो पहली जो बात है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो किस प्रकार से व्यक्त करती हैं, कि जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो चलिए लिखते हैं इसे, कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा
को व्यक्त करती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बल रेखा की सहायता से। तो बल रेखा के द्वारा हम यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है उसकी तीव्रता। तो देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर सघन हैं, कैसी हैं? सघन बल रेखाएं हैं। सघन का मतलब ये है कि कम स्थान में अधिक बल रेखाएं, कम स्थान में अधिक बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो अगर कम स्थान में अधिक बल रेखाएं आपको नजर आती हैं तो उसे बोलते हैं सघन बल रेखाएं। तो अगर बल रेखाएं सघन हैं, कम स्थान में अधिक बल रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो वहां वैद्युत क्षेत्र होता है प्रबल। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, यानी कि वहां उसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तीव्रता वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं नजर आती हैं विरल, विरल यानी कि अधिक स्थान में कम बल रेखाएं, अधिक स्थान में कम बल रेखाएं नजर आए, तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां होता है वैद्युत क्षेत्र दुर्बल, यानी कि उसका मान होता है कम। वैद्युत क्षेत्र हो गया फिर हमारा दुर्बल। ठीक है, तो ये जो हम बात कह रहे थे कि दो बातों को व्यक्त करेगी, एक करेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को और एक करेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो दिशा किस तरीके से? इस तरीके से। और तीव्रता का अनुमान कैसे लगाएंगे? इस तरीके से। अगर वैद्युत बल रेखाएं सघन हैं तो वैद्युत क्षेत्र होगा प्रबल, यानी कि मान होगा उसका ज़्यादा है। और यदि वैद्युत बल रेखाएं विरल हैं तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा दुर्बल, यानी कि उसका मान होगा कम। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कि जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता, धनावेश से उत्पन्न होती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि धनावेश से निकलती हैं। ठीक है, क्या होंगी ये? पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी? निकलेंगी और या उत्पन्न होंगी। तथा ऋणावेश जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, पर समाप्त होती हैं, या हम कह सकते हैं या उसमें प्रवेश करती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? ये निकलेंगी इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से निकलती हुई नजर आएंगी। और नेगेटिव चार्ज जो होगा, देख रहे हैं ना, एरो बाहर की तरफ लग रहा है, इस तरीके से निकल रही हैं बाहर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी? ये प्रवेश करेंगी, इस तरीके से उसमें प्रवेश करेंगी। नेगेटिव चार्ज में ये प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी? निकलती हुई प्रतीत होंगी, निकलेंगी यानी कि। और नेगेटिव चार्ज से क्या होंगी? नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करेंगी, वहां पर क्या होंगी? ये समाप्त होंगी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बाकी लिखना चाहे अलग से लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। यानी कि अगर अधिक सघन बल रेखाएं हैं तो वहां वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, अगर सघन बल रेखाएं नहीं हैं तो वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। अब हम चलते हैं नंबर नेक्स्ट 5 पॉइंट की तरफ। इसे क्वेश्चन की तरफ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरफ भी आ जाता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है,
तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो दो बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका उत्तर हम लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं काटती हैं। तो देखिए क्यों नहीं काटती हैं। मान लीजिए एक बल रेखा ये है, ठीक है, और एक बल रेखा ये है बल रेखा नंबर ए, और ये है बल रेखा नंबर बी। दो बल रेखाएं हैं हमारे पास। मान लीजिए कि इन दोनों बल रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में कि दोनों बल रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो एक ये बिंदु उत्पन्न हो गया जो कि कॉमन है दोनों के बीच में। ये बिंदु बल रेखा ए में भी शामिल है और ये बिंदु बल रेखा बी में भी शामिल है। तो अब ये जो कॉमन बिंदु है, इस कॉमन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा हम वैद्युत बल रेखा ए के अनुसार खींच सकते हैं, ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग बी के हिसाब से खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची। कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची हैं? एक स्पर्श रेखा खींची बल रेखा ए के हिसाब से और दूसरी स्पर्श रेखा खींची है बल रेखा बी के हिसाब से, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा चुकी हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो बल रेखा ए के हिसाब से जो स्पर्श रेखा बनती है वो ये है। तो बल रेखा ए के हिसाब से बिंदु ए पे जो क्षेत्र है उसकी दिशा ये है, और बल रेखा बी के हिसाब से जो दिशा है वो ये है। बल रेखा ए के अनुसार जो स्पर्श रेखा है वो ये है, और बल रेखा बी के अनुसार जो स्पर्श रेखा है वो ये है। तो ए के हिसाब से जो दिशा बनेगी वैद्युत क्षेत्र की वो ये होगी, और बी के हिसाब से जो दिशा बनेगी वो ये होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र, एक ए के हिसाब से बन रहा है ई ए, एक बी के हिसाब से उत्पन्न हो रही है ई बी। यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो रही हैं यहाँ पर। और जबकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसका एक बिंदु पर एक ही दिशा संभव होती है, दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? क्या क्या कंडीशन बन रही है कि अगर ये बल रेखाएं काट रही हैं तो एक कॉमन पॉइंट उत्पन्न हो गया, एक उभयनिष्ठ बिंदु उत्पन्न हो गया है। इस उभयनिष्ठ बिंदु के कारण यहाँ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा ए के कारण और एक स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा बी के कारण। अब ये जो स्पर्श रेखा है ये भी एक तीव्रता की दिशा को बता रही है, ये जो स्पर्श रेखा है ये भी तीव्रता की दिशा को बता रही है, और ये दोनों है कहाँ? इसी बिंदु पर हैं। यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन चूंकि वैद्युत क्षेत्र तो एक सदिश राशि है जिसकी एक बिंदु पर एक ही दिशा संभव है, तो अगर काटेंगी तो दो दिशा होंगी, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अगर काट रही हैं तो दो दिशाएं बन रही हैं, और ऐसा कभी भी संभव होता नहीं है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। तो इसलिए कहा जाता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में लिख देता हूं कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक उभयनिष्ठ बिंदु उत्पन्न होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु उत्पन्न होता है जो कि जिस पर लिखेंगे जिस पर दोनों बल रेखाओं के कारण दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि इन बल रेखाओं की आवश्यकता क्यों है, वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता
क्यों है? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमने आपको पढ़ाया पिछली वीडियो में, जो चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है उन वीडियो में हमने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी दी थी। वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र के पास क्या चीज़ें हैं जो कि मापी जा सकती हैं? वैद्युत क्षेत्र के पास कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र के पास पहली जो मापने योग्य जो चीज़ है वो है उसकी दिशा, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। और दूसरी जो मापने योग्य चीज़ है वो है उसका मान यानी कि तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी उसकी है। तो वैद्युत क्षेत्र के पास यही तो 2 चीज़ें हैं जो नापी जा सकती हैं, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है और वैद्युत क्षेत्र का मान या तीव्रता क्या है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन दोनों चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। तो वैद्युत बल रेखा की आवश्यकता क्यों है? आप लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त की जाती है। आप इस तरीके से एक लाइन लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, कुछ जो क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं किस तरह का आ सकता है या किस तरह का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं, 2 वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं? वैद्युत बल रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती हैं? ठीक है, तो ये तो आप आंसर लिख ही लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। या और जो सिंपल तरीके के क्वेश्चन है कि बल रेखाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं बताइए, तो वो सब क्वेश्चन तो आपको थ्योरी में से बिल्कुल एज इट इज़ उतार के लिख देने हैं। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ बल रेखाएं हमें दे दी गई। ठीक है, बल रेखाओं का चित्र हमें दिया गया, बल रेखा दी गई यहाँ पे, और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए दिशा जो है और जो उसका मान है, ठीक है, उनमें किस तरह के संबंध बनेंगे। तो मान लीजिए एक स्थिति ये है कि बल रेखाएं हमें इस तरह से दी हैं कि एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए कि हमें इस तरह से दिया कि एक बल रेखा ये है, 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 एक बल रेखा ये है। ये हो गई स्थिति बी। तीसरी स्थिति क्या है कि इस तरह से दिया कि एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, एक ये मान लेते हैं। ठीक है, और चौथी स्थिति ये है कि हमारे पास, चौथी स्थिति ये है कि एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से। तो देखिए, जब भी, और ये चीज़ किसकी है? ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर रहा है आपसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र के मान की बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान। देखिए यहाँ क्या है, यदि आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी, इस बिंदु पर खींचेंगे तो भी ऐसे खींचेगी, इस बिंदु पर खींचेंगे तो भी ऐसे खींचेगी, इस बिंदु पर खींचेंगे तो भी ऐसे, इस बिंदु पर खींचेंगे तो भी ऐसे। यानी कि अगर कभी भी आपको बल रेखा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक बिल्कुल सीधी लाइन मिलती है, यदि वैद्युत बल रेखाएं आपको ऐसी दिखाई दें कि वो सीधी लाइनें हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब है वहाँ सब जगह जो दिशाएं हैं वो एक जैसी आ रही हैं। तो यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है? एक समान है। कैसी है? एक समान, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सेम है। ठीक है, और यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे बल रेखा नंबर 1, 2, 3, 4, यदि 1 और 2 के बीच की दूरी देखते हैं, 2 और 3 के बीच की दूरी देखते हैं, 3 और 4 तो सेम डिस्टेंस नज़र आ रही है। तो अगर बीच की दूरियां भी एक जैसी नज़र आए तो इसका मतलब होता है कि उनका जो मान है, वहाँ जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है? एक समान है। वैद्युत क्षेत्र चेंज नहीं हो रहा है, यानी दिशा भी एक जैसी है और मान भी क्या है? एक समान है। देखिए, अब यहाँ लाइन तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो दिशा क्या होंगी? देखिए, जैसे यहाँ स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी, ये बिंदु है तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये बिंदु है तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी, ये बिंदु है तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी। तो यहाँ दिशा तो क्या हो गई? एक समान।
लेकिन यहाँ क्या है कि जो पहली बल रेखा, दूसरी बल रेखा, तीसरी, चौथी और पांचवी जो बल रेखाएं हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ बल रेखाओं की दूरी कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ आपस में कुछ है, तो यहाँ मान क्या है, मान है भिन्न भिन्न, यानी कि जितना मान यहाँ है उतना मान यहाँ नहीं है, उतना मान यहाँ नहीं है, मान पूरे क्षेत्र में अलग अलग है, भिन्न भिन्न यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के मान है। अब आते हैं सी में। तो देखिए यहाँ अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दिशा ऐसा बनेगी, अगर हम यहाँ स्पर्श रेखा ऐसा खींचते हैं तो ऐसा बनेगी। तो दिशा देख ही रहे हैं आप, अलग अलग बन रही है बार बार, लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, उतनी दूरी यहाँ है। तो दिशा कैसी हो गई है, दिशा हो गई भिन्न भिन्न, ठीक है, दिशा कैसी हो गई, भिन्न भिन्न, लेकिन मान हो गया एक समान। और यहाँ ना यहाँ पे दिशा एक जैसी नज़र आ रही है और ना ही यहाँ पर डिस्टेंस एक जैसी नज़र आ रही है, तो यहाँ मान भी भिन्न भिन्न है और दिशा भी भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि डायग्राम के माध्यम से आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या व्यक्त कर रही हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मान लीजिए कि आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक ये आवेश है Q2 आवेश है, इससे कुछ बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। इससे मान लीजिए कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, एक बल रेखा ये निकलती है, एक बल रेखा ये निकलती है, एक ये निकलती है, एक ये निकलती है, एक ये निकल रही है, एक ये इससे कुछ बल रेखाएं निकल रही हैं। और इसमें बल रेखाएं मान लीजिए कुछ इससे कुछ निकल रही हैं, मान लीजिए इससे भी कुछ बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे मान लीजिए 4 बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहा है कि Q1/Q2 जो है इसका अनुपात क्या है। ये जो Q1/Q2 जो आवेश है, ये वाला Q1 और ये वाला Q2, तो इन दोनों आवेशों का अनुपात क्या है। तो 4 ऑप्शन हमें ये पूछना जा रहा, तो 4 ऑप्शन हमें देते हैं। मान लिया एक तो रेशो है 1/2, एक है 2, एक है -2, एक है अनंत। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बल रेखा होती है, बल रेखा प्रदर्शित करती है तीव्रता को, और तीव्रता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, वो भी आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ अगर बल रेखाएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ तीव्रता ज़्यादा है, और अगर तीव्रता ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ उपस्थित आवेश भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ बल रेखाएं कम उत्पन्न हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ कम तीव्रताएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आवेश भी कम होगा। तो देखें यहाँ बल रेखाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जो बल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 8, और वो किसके कारण है, आवेश Q1 के कारण है। और यहाँ जो बल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 4। तो हम क्या करेंगे, Q1 की जगह 8 रखेंगे और Q2 की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये आवेश कैसा हो गया, पॉजिटिव। ध्यान कीजिए, मैंने आपको विशेषताएं बताया कि पॉजिटिव आवेश से क्या होती हैं, बल रेखाएं निकलती हैं। और यहाँ Q2 जो आवेश है इससे भी बल रेखाएं निकल रही है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कितना आता है इनका अनुपात, 2। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वैद्युत बल रेखाओं का टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।